नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप मुझे देख रहे हैं, उसी वक़्त हमारा नमस्कार। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, हम लोग अपने पिछले सत्रों में चर्चा कर रहे थे जस्टिस पर। जस्टिस एक राजनीतिक सिद्धांत के कि न्याय असल में क्या है, इसको समझने की कोशिश कर। ऐसा नहीं है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने न्याय को समझने की कोशिश की। मुझसे पहले भी बहुत सारे विचारक आए, बहुत सारे परंपराएँ आई, बहुत सारे अध्यापक, छात्र सब अपने-अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश कर। हाँ, पर ये न्याय असल में है क्या? बेटा यही तो एक मुद्दा है जो एंशिएंट काल से लेके मध्यकाल और आधुनिक काल तक चलता रहा। तो हमने भी अपनी इस समस्या को समझने के लिए सबसे पहले उन विचारकों को समझा कि भई प्राचीन काल में कौन क्या समझते थे। जब प्राचीन काल की मैं बात करता हूँ, तो राजनीतिक परंपरा के अध्ययन की शुरुआत सामान्यतः आजकल के करिकुलम में यूनान से होती है। यूनान से चलकर हम रोम पहुँचे, रोम से चलकर फिर हम चाइना आ गए, चाइना से इन तीनों परंपराओं को देखते हुए फिर एंशिएंट भारतीय विचारक जिसमें मनु, कौटिल्य इत्यादि की बातें सुनी कि भाई वो क्या कहते हैं। तो इसी कड़ी में फिर मध्यकाल में गए। मध्यकाल में सेंट ऑगस्टाइन की बात की, थॉमस एक्विनास से बात की, उन लोगों ने भी बताया, पर उन्होंने तो इसे थोड़ा धर्म के इर्द-गिर्द लेते गए। जहाँ प्राचीन काल में ये व्यक्तिगत चरित्र का मामला समझा जाता था, वहीं मध्यकाल में इसे धर्म और नैतिकता के साथ जोड़ दिया गया। फिर आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक में जब मैं आधुनिक की बात करता हूँ तो राजनीति विज्ञान में आधुनिक शब्द के कई मायने निकलते हैं। लेकिन यहाँ आधुनिक से मेरा सीधा मतलब है कि जैसे उपभोक्तावाद की बात करते हैं, ठीक उसी तरह उपयोगितावाद आता है। बेंथम और जे.एस. मिल के बातों के साथ हमने इसे आगे बढ़ाया। तो उन्होंने असल में इसे व्यक्ति की संतुष्टि तक सीमित कर दिया कि कोई बात, कोई कारक, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जितनी किसी के लिए उपयोगी है वो उतनी न्यायपूर्ण है। तो इसका मतलब तो ये निकला कि कोई व्यवहार भी जितना किसी के लिए उपयोगी है वो उतना क्या है, न्यायपूर्ण है। तो इस थॉट ने वास्तव में बड़ी हलचल मचा दी। ये वो दौर था जब राजनीति के सिद्धांतों का पतन शुरुआत हो चुकी थी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि न्याय को भी एक सिद्धांत के रूप में अस्वीकृति ही मिली, है ना? तो इसके बाद फिर हमने उनसे पूछने के बाद फिर हम आते हैं समकालीन विचारकों पर। अब समकालीन विचारक यानी बात जब जे.एस. मिल, बेंथम से चलते हुए आगे बढ़ती है और फिर हमने द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास बिहेवियरलिज्म की बात की, व्यवहारवादियों ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी पूरी तरह कि भाई कोई सिद्धांत-विद्धांत नहीं है। तो उन सिद्धांतों की कड़ी में या उस सिद्धांतों की जमात में बैठा हमारा न्याय भी उड़ गया। तो अब न्याय को पुनः परिभाषित करने का बीड़ा उठाते हैं जॉन रॉल्स। अब जहाँ से जॉन रॉल्स की शुरुआत होती, बात है 70 के दशक की, सन 1971 में। उनकी किताब आती है थियरी ऑफ जस्टिस। वहाँ से ये परंपरा आगे बढ़ती है। तो समकालीन विचारकों के अनुसार न्याय क्या है, इसको बड़ा विशद विवेचन है। लेकिन सही मायनों में जो इनका भीष्म पितामह या सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने न्याय को पुनः परिभाषित करके इनडायरेक्टली राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को दोबारा से पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया और सच में कर भी दिया, जान फूंक दी उस बंदे ने। उसकी चर्चा आज हम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऐसा कोई राजनीति विज्ञान विषय के साथ होने वाला एग्जाम नहीं है जिसमें जॉन रॉल्स को नहीं पूछा जाता हो। ऑलराइट, चलिए अब इस कड़ी को हम कैसे समझेंगे, प्रश्न कैसे आते हैं, यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर को, सेकंड ग्रेड, इवन एसएसटी वालों को, फर्स्ट ग्रेड, सभी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ इसको कुछ सब टॉपिक्स में या बिंदुओं में बांटते हुए समझेंगे। मित्रों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब मैं बात करता हूँ किसी विषय की, मेरी बात कान खोल के सुने। जब मैं बात करता हूँ किसी विषय की तो ये कोचिंग जगत के कुकुरमुत्ते मैंने सादा भाषा में और सटीक भाषा में बोला है, किसी को बुरा लगे तो लगनी चाहिए। मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि सर ये सेकंड ग्रेड का, ये फर्स्ट ग्रेड का और ये जो है कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का, हाँ सवालों के स्तर में अंतर होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब किसी का परिचय आप प्राप्त करते हो तो भाई उसमें कितना कम परिचय या कितना ज़्यादा परिचय का मुद्दा नहीं होता है। ये मेरा मानना है कि हम विषय समझा रहे हैं तो इतनी सरल भाषा में समझाएं कि उस पर आपको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। तो जितेंद्र यादव के साथ यदि आप हैं तो हमारा अंदाज यही रहता है कि हम उस विषय का जड़ से लेकर अच्छे से समझाते हैं, ताकि बेटा, क्योंकि मेरे
दादा नाना थोड़ी बैठे हैं आयोग में जो मुझसे पूछ के सवाल देंगे। प्रश्न का डायमेंशन तो कहीं भी घूम सकता है। बेशक टेस्ट सीरीज में मैं आपकी सटीकता रखूंगा, सेकंड ग्रेड वालों को सेकंड ग्रेड के हिसाब से क्वेश्चन पूछे हैं, फर्स्ट ग्रेड को, बट पढ़ाने के स्तर पर मैं सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। बेशक सब कुछ ना दे पाऊँ, पर बहुत कुछ जरूर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्याय का ये जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे। परिचय किसका? जॉन रोल और उसकी न्याय का। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, जो मैं अभी अभी आपको बता रहा हूँ, यही सारी चीज़ें। इसके बाद कि भाई कौन सी बुक में आया, थियोरी ऑफ जस्टिस से शुरू किया, फिर उसकी थियोरी ऑफ जस्टिस की पहली किताब जो आती है उसके बाद से लेकर, और जस्टिस एज फेयरनेस जो कि 2001 में आई थी, जस्टिस एज फेयरनेस तक के हम इस जो है ज्ञान क्रम को देखेंगे कि उसने कैसे उसके विचार बदलते हैं। ये जो बात है, ये जो न्याय की बात रोल्स ने लिखी, ये असल में 1960 के दशक में शुरू होती है, जब उसने देखा कि समाज में वास्तव में आज भी बेशक स्वतंत्र हो गए, भी उपनिवेशवाद तेजी से बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ भी उपनिवेशवाद, तो इसका मतलब होता है उपनिवेशीकरण से निजात मिल रही है, पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है, पर ऐसे में भी समाज में समानता नहीं है। समानता की बात जरूर की जाती है, पर समानता दिखी नहीं। कहीं काले गोरे का भेद है तो कहीं अगड़े पिछड़े का भेद अब भी मौजूद था। और सच्चाई तो ये है कि पूंजीवाद, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ जो पूंजीवाद के घोड़े पर बहुत सारे पाश्चात्य देश सवार हो चुके थे, दौड़ रहे थे, इस सरपट दौड़ में, इस सच्चाई यह है कि इस उत्पादन की होड़ में और पैसे कमाने की दौड़ में कहीं ना कहीं आम आदमी उपभोक्ता बनकर रह गया। उसके लिए न्याय और सामाजिक न्याय तो जैसे कोई चीज थी ही नहीं, किसी खेत की कोई मूली नहीं। ठीक है, ये दौर था जब 1960 में अमेरिका में भी कुछ निर्जातीय आंदोलन बल पकड़ने लगे। अब आप कहेंगे निर्जातीय शब्द क्या है सर? निर्जातीय है लैंगिक आधार पर या स्किन के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, लैंगिक नहीं, प्रजाति के आधार पर। इसका मतलब है कि वहाँ पे अफ्रीकी और गोरे लोगों का, काले वर्सेस गोरे का जो आंदोलन चला ना, रंगभेद आंदोलन, उसने इस बात को बल दिया कि समाज में वास्तव में सामाजिक समता नहीं है। सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे हो सकती है जब सामाजिक समता ही नहीं है? ठीक है, तो इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि ने, इसके साथ साथ कुछ लैंगिक आंदोलन भी वहाँ बल पकड़ने लगे। लैंगिक आंदोलन, जैसे नारीवादियों ने कुछ बातें उठाई, तो समाज में बहुत भेदभाव जो था उसको मिटाने की बात, ये पृष्ठभूमि में उसके विचार आते हैं। 1960 के उस दशक में अमेरिका में शुरू हुआ। देखो, मैं जो कुछ हूँ वास्तव में मेरी परिस्थितियाँ मुझे बनाती हैं, इस बात को गांठ बांध लो। यदि आप कुत्ते को देखकर बहुत डरते हो तो एक बड़ी संभावना है कि कभी ना कभी कुत्ते ने आप पर हमला किया है, कुत्ते ने आपको धोखा दिया है, कुत्ते ने आपको काटा है। अभी तो आप कुत्ते को देखते ही चिढ़ते हो। एक लड़की है, वो ये कहती है कि अरे लड़के बहुत बुरे होते हैं। सर, लड़कों की बात ही मत करो, लड़के तो, आई हेट बॉयज। अगर वो बनावटी नहीं है तो जाहिर है उसका कोई अनुभव रहा होगा। स्कूल में जब जाती होगी वो बच्ची तो लड़के वहाँ टीजिंग करते होंगे। कॉलेज में उसने देखा कि बड़ा छिछोरापन, टीजिंग का सामना किया है, बाद में भी कभी ना कभी उस पर असल्ट हुआ होगा, तब जाके उसका ऐसा विचार बनता है। ऐसे ही माँ के पेट से कोई नफरत ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो हम और आप सभी परिस्थितियों के उत्पाद होते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं ना, तो मुझे ये भी बताते चलें कि आपकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है। यदि ठीक है तो मुझे आपका रिप्लाई जरूर आना चाहिए। जब ये वीडियो प्ले होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको देखकर फॉलो करूँगा। कहने का मतलब आपके सवालों के जवाब भी वहाँ पे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और यदि एप्लीकेशन पर हैं तो ध्यान से समझें और नोट्स बनाते हुए बेटा आगे बढ़ें। फिर हम बात करेंगे रोल्स ने अपने न्याय के बारे में क्या कहा, उसके क्या विचार थे। उसके बाद हम उस पर देखेंगे कि भाई उस पर प्रभाव किसका पड़ा। तो रोल्स पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा ना, वो पड़ा कांट का। फिर समझौतावादियों में लोक का उस पर बहुत ज़्यादा, लोक से तो उसने सारी शब्दावली ही उधार ली है, ये मान के चलिए, इनका उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद रोल्स के अनुसार न्याय की जो समस्या है, वो समस्या असल में है क्या? रोल्स के अनुसार अब न्याय की इससे पहले जो समस्या थी, न्याय का जो प्रश्न था ना, अरस्तु से कर लो बात या किसी और से कर लो, या तो इसे वितरण की समस्या बताते थे, या इसे समाज में जो वितरण किया जाएगा उसकी प्रक्रिया ठीक नहीं है, तो या तो न्याय का प्रश्न
समाज में मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, प्राकृतिक या जो कृत्रिम आवश्यकताएं हैं उनकी, या फिर संसाधनों की, वस्तुओं की, सम्मान की, इन सब चीज, अवसरों की, इन सब चीजों के वितरण का प्रश्न ही न्याय का प्रश्न है कि न्यायपूर्ण वितरण कैसे हो जिससे व्यक्ति का कल्याण हो। या फिर कुछ लोग कहते थे कि वितरण तो हो जाएगा, छोड़ो, प्रक्रिया पर ध्यान दो कि न्यायपूर्ण प्रक्रिया कैसी हो। न्याय का प्रश्न बेसिकली इसका प्रश्न है, दो ही प्रश्न है इसमें, या तो किसी लोग ने इसे वितरण के प्रश्न से जोड़कर व्याख्या की, या फिर किसको क्या मिला इसका उस वितरण के लिए प्रक्रिया क्या अपनाई गई। तो न्याय के मूलतः दो ही चीज हैं, वितरणात्मक या फिर प्रक्रियात्मक। दो प्रकार के न्याय विचार, दोनों अलग अलग चलते हैं। अब आप कहोगे सर रोल्स कहाँ स्टैंड करता है? रोल्स ये कहता है कि वास्तव में मेरा जो न्याय है वो प्रक्रियात्मक न्याय है, पर प्रक्रिया को मैंने इतना शुद्ध बना दिया। मैंने पूछा रोल्स भाई क्या पहले अशुद्ध थी? वो कहता है कि सर पहले प्रक्रिया यानी कानून के चिपके रहते थे कि कानून अच्छा बना दो, बस उसमें नियम टू नियम की समानता का मतलब सभी समान। अरे सर ऐसे कैसे काम चलेगा? इससे तो समाज में जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रह गया, अगड़ा है वो अगड़ा ही बनकर रह गया। तो मैंने कहा तुम क्या करोगे? बोलो मैं वितरण को पुनः परिभाषित करूंगा। तो पुनर्वितरण के आधारों को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए वास्तव में प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा। तो इसने दोनों को मिला दिया और इसने अपने जो सिद्धांत है उसको क्या कहा? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। कई सारे नाम दिए इसने। आधार यहां से लेता है, वितरण करता है। जैसे कि कुछ ऐसे किया उसने, सुनिए समझें इसे। न्याय का जो प्रश्न है ना, इन समुदायवादियों के हिसाब से न्याय का प्रश्न जुड़ा हुआ है किससे? समानता स्थापित करने से। समानता किसकी? अवसर तक सबकी पहुंच, अवसर तक, उत्थान के अवसर तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो, यही न्याय का प्रश्न है। तो जैसे आप क्लास में सारे बच्चे बैठे हो, अभी मैं इसमें वितरण करने जा रहा हूं, बर्गर है मेरे पास, बर्गर सच में तो नहीं है, मान लेते हैं, थोड़ी देर अज्यूम कर लो, माना कि सर के हाथ में बर्गर है, छू मंतर, ये लीजिए बर्गर, कौन खाएगा? बोले सर आप तो वितरण करने वाले हो, समान करो यार। तो ये वितरण का प्रश्न है ना? और यहां प्रक्रिया भी मैं एक समान अपनाऊं। आप सुनिए, प्रक्रिया है सभी को एक एक बर्गर मिलेगा, यह है समानता, है ना? शुद्ध समानता, पूरी समानता, कानूनी समानता। कानून ने कह दिया कि कानून की नज़र में सब बराबर, ऑल राइट भाई बराबर, ये लो ये लो ये लो। अब मैंने देखा यहाँ ये रमेश जी बैठे हैं, ये मुंह लटका के बैठे हैं। भाई रमेश इतना मुंह लटका के नाराज से क्यों बैठे हो? इधर से किरण कहती है सर 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया है। अब क्यों नहीं खाया है वो जाने, एक ऐसा ही और मिला बगल में, अभी मुंह लटका हुआ है, पूरी तरह से थका, कमजोर। तो न्याय क्या कहती है कि इस बर्गर का प्रभाव अन्यों पर जितना पड़ेगा उतना इस पर भी पड़ना चाहिए, है कि नहीं? जितनी एनर्जी इस बर्गर से अन्यों को मिलेगी इतनी एनर्जी इसको भी मिलनी चाहिए। तो फिर उसके लिए पहले ही इसका जो पिछड़ापन है ना, इनके एनर्जी लेवल पर आने के लिए इसको एक अतिरिक्त बर्गर अगर मुझे देना पड़ रहा है तो दे दीजिए। यही शुद्ध न्याय है, यही शुद्ध प्रक्रिया है। तो पहले मैं ये सुनिश्चित करूंगा, पहले तो ये करूंगा कि भाई मैं सभी को बर्गर बराबर दूंगा। सुनिए जरा, दोबारा मैं कहूंगा कि बर्गर इनको अतिरिक्त दूंगा, है ना? इस तरह उसकी न्याय आगे बढ़ती है। मैं आगे बढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। रॉल्स के न्याय सिद्धांत जो मैंने अभी बताया वो यही है। उसमें 2 नियम वो बताता है। पहला स्वतंत्र है, पहले स्वतंत्रता की स्थापना करेगा। दूसरा नियम समानता की स्थापना। इस दूसरे नियम के नियम 2 उपनियम हैं, ए और बी, विस्तार से देखेंगे। रोल्स के अनुसार न्याय के 3 प्रकार वो बताता है। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसके कई सारे नाम देता है, रोल्स की शब्दावली उसने इस्तेमाल की, और यहाँ पे उसकी आलोचना हम करवा देंगे। लिगटेरियन से ही आलोचना सीबी मैकफरसन से करवा देंगे, अमर्त्य सेन से करवा देंगे, नारीवादियों से, मार्क्सवादियों से, सब ने क्या क्या कहा एक एक लाइन में इस टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ूं मैं उससे पहले अब मैं परिचय शुरू कर रहा हूँ। रोल्स एक समतावादी विचारक हैं। जब मैं कहता हूँ समतावाद तो इसको कहते हैं लिगटेरियन। लिगटेरियन, लिगटेरियनिज्म, उसके समर्थक।
लिगटेरियन कहलाए। समतावाद का मतलब इक्विलिटेरियन नहीं है। यहाँ हमारे संविधान में भी शब्द है इक्विटी या इक्विलिटी, वो इक्विलिटी अलग है। आगे बढ़ता हूँ। समतावाद वास्तव में मूल विचार क्या है? आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या होता है? देखो, रोल्स को समझने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, रोल्स को। तो जब रोल्स को समझ रहे हैं तो यहाँ मैं कह रहा हूँ रोल्स एक समतावादी विचारक था जो वास्तविक समानता की स्थापना करना चाहते हैं। अब कुछ बिंदु हैं यहाँ पे। मूल विचार क्या है? ये विचार ऐसा है जिसका आधार क्या है? समानता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि समानता इसका आधार है, जिसका मानना है कि मानव मौलिक रूप से क्या है? समान है। ये इसका मेन विचार है। समाज में जब समान है तो कोई भी वर्ग नहीं है, कोई जाति, धर्म, उम्र, लिंग या निर्जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव अनुचित है। किसी भी आधार पर, ध्यान दें, किसी भी आधार पर भेदभाव इन्होंने क्या बता दिया? अनुचित बता दिया। ठीक है, उनके अनुसार असमान व्यवहार अनुचित है, मौलिक असमानता को लगातार कम करने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि इन्होंने कह ही दिया ना, किसी भी, चाहे आर्थिक आधार पर कोई अमीर गरीब हो, चाहे तू मुस्लिम मैं हिंदू, चाहे ये चमार मैं ब्राह्मण, इस तरह की बातें हैं, तो उसको क्या करता है? नकारने वाला विचार है ये। ऑलराइट, स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य स्थापित करता है। क्योंकि एक बार पढ़ते ही आप सोचेंगे समानता की स्थापना करता है। बेटा, समानता और स्वतंत्रता दोनों में करता है। आय व असमानता और वितरण पर इसका ध्यान देता है। आय की असमानता नहीं होनी चाहिए, उनका वितरण ठीक होना चाहिए। समाज के सदस्य एक ही बेल की कड़ियां हैं। इनका एक बड़ा प्यारा कथन है रोल्स का, समझना जरा। आप सहमत हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा तालियां बजाना, आप सहमत हैं तो आप इसको दिमाग में फीड कर लेना, बस इतना कहूँगा। रोल्स कहते हैं कि समाज में तमाम लोग एक उस चैन की तरह हैं, एक चैन की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैंने पूछा कि तो फिर समाज तो बहुत मजबूत है, आपस में कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। वो कहते हैं सर, समाज उतना ही मजबूत है जितना वो बेल, वो चैन उतनी ही मजबूत है जितनी कि उसमें इस्तेमाल की गई कोई सबसे कमजोर कड़ी। अर्थात कोई चैन अपनी सबसे कमजोर कड़ी के जितनी ही मजबूत है। समझ में आया? अरे चैन को खींचोगे तो चैन तो टूटेगी ना, कहाँ से? वहां से टूट जाएगी जो कमजोर कड़ी है। तो उस चैन की चाहे बाकी सारा बड़ा सॉलिड लोहा लगाया था आपने, बाकी एक बहुत स्टील है, एक प्लेटिनम की कड़ी है, जबरदस्त मजबूत है, पर वो समाज तो छिन्न, वो चैन तो छिन्न भिन्न हो जाएगी। उसकी मजबूती तो उस सबसे कमजोर कड़ी पर है। तो चैन, पूरी चैन को मजबूत करने के लिए हमें किसको मजबूत करना चाहिए? आप समझ रहे हैं और ठीक समझ रहे हैं कि हमें वो सबसे छोटी कड़ी जो है, सबसे कमजोर कड़ी समाज की, उसका उत्थान करना है। समाज का उत्थान या उस चैन की मजबूती हम जब तक स्वीकार नहीं करते, जब तक कि उस कड़ी को मजबूत नहीं कर लिया जाए। ये कथन समता को दर्शाता है। ऑलराइट, ये समतावाद, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। कोई कहता है कानून सबके लिए बराबर हों, जैसे आर्टिकल 14 हमारा 14 क्या कहता है? विधियों के समक्ष समानता। तो एक ऐसा विचार जो सबके लिए समान कानून की बात करता है। जैसे कुछ समय पहले बात चली कि एक देश में एक प्रकार के कानून होने चाहिए। हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चली भारत में, तो वो असल में कानूनी समतावाद का विचार था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर कोई बात करता है, ये लो, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, समझ में आया? इसका मतलब होता है एक देश में एक ही प्रकार के कानून सब पर लागू होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ वक्फ बोर्ड के कानून चल गए, ये विवाह का इनके लिए अलग कानून है, उनके लिए अलग कानून। अरे भाई, हम नागरिक एक देश के हैं, कानून भी एक होना चाहिए। ये समानता पूरी तरह। आर्थिक समतावाद में इसको उदारवादी समतावाद भी कहते हैं। उदार समतावादी, उदार समतावाद, इसमें जो है जॉन रोल्स जैसे विचारक आते हैं। ये क्या कहते हैं कि आर्थिक रूप से सब में समानता स्थापित हो, या आर्थिक पक्ष हो, कुछ राजनीतिक पक्ष हो, सबके लिए समान अवसरों की बात, वोटिंग का राइट्स वगैरह, ये सब। जैसे वोटिंग राइट, वोटिंग राइट, वो नस्लीय समतावाद का मतलब है जाति, धर्म, लिंग या प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना।
ये लिंग के आधार पर नहीं होना। नारीवादी इसकी बात उठाते हैं बहुत ज़्यादा। नारीवादी क्या कहते हैं कि समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो वो इसकी बात उठाते हैं। क्लियर हुआ? ये होता है लैंगिक समानतावाद। नस्लीय समतावाद हमें देखने को मिला अमेरिका में। अमेरिका में बहुत लंबे समय तक, लगभग 1970 के दशक तक की बात कर रहा हूँ मैं, तब तक जो है गोरे लोगों ने जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं या वहाँ के मूल रेड इंडियंस हैं, मूल रेड इंडियंस, उनको बराबरी का अधिकार नहीं देता। एक समय बहुत बाद में तो उनको वोटिंग राइट मिले हैं, आपको पता होगा। तो ये यूएसए में चलता था, उसकी पहचान है। कई और भी देश है जहाँ ऐसा किया जाता है। एक समय जर्मनी का उदाहरण ले सकते हो। जर्मनी में जर्मन लोगों को श्रेष्ठ माना गया नाजी दौर में, और यहूदियों का कत्लेआम किया गया। तो ये क्या था? वहाँ एक मांग उठी किसकी? नस्लीय समतावाद की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रकार थे। अब इसमें जॉन रॉल्स कौन से में आते हैं? इसमें आते हैं जॉन रॉल्स, जिसकी हम बात करेंगे। जॉन रॉल्स ये वास्तव में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अवसर और उत्पादन के साधनों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना चाहते हैं। उदार क्षमतावादी जॉन रॉल्स, जब मैंने बता दिया तो अब ये क्या कहता है न्याय के बारे में, इसकी बातचीत करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उदार क्षमतावादी, इनकी एक रचना आई थी, इनकी एक किताब आई थी जिसका नाम था थियोरी ऑफ जस्टिस। ये थियोरी ऑफ जस्टिस जो आई थी ना, ये क्यों आई थी, एक एक बिंदु मैंने लिखा हुआ है। थियोरी ऑफ जस्टिस यहाँ पे यूटिलिटेरियन यानी बेंथम के विरोध में आई थी। सुनिए जरा, इसमें प्रक्रियात्मक न्याय के बुनियादी तत्वों का सहारा लेता है। किसका? प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक की प्रक्रिया शुद्ध होनी चाहिए। फिर किसी को क्या मिलता है ये प्रश्न नहीं है चिंता का, क्योंकि यदि तरीके अच्छे हैं, प्रक्रिया अच्छी है, तो अंतिम परिणाम भी अच्छे ही होंगे। ऐसा ही मानकर चलते हैं। तो प्रक्रियात्मक न्याय स्टार लगा लीजिए, ये इनकी खासियत है। बुनियादी तत्वों का सहारा लेकर इन्होंने अपना आगे बढ़े। इनके सिद्धांत की आत्मा है प्रक्रियात्मक। इनके न्याय विचार ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने चाहते हैं जिसमें समर्थ और संपन्न वर्गों के साथ साथ वहाँ के पिछड़े और जो गरीब लोग हैं उनका भी हित हो, वो भी आगे बढ़े, उनके विकास में समुचित परिस्थिति और उनको अच्छे अवसर प्राप्त हो। तो यहाँ पे एक संभावना बनती है। किस चीज की संभावना? आप कहेंगे सर, तो क्या विपन्नों की उन्नति के लिए जो समाज में काम करने वाले टैक्स पेयर हैं, अमीर लोग हैं, अपनी मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं, तो क्या ये है कि जो पिछड़ा है उसके पिछड़े के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं? विपन्नों की उन्नति के लिए संपन्नों को कुछ सीमित किया जाएगा? क्या ऐसा है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको दबाया जाएगा क्या? जबकि उन पिछड़े लोगों की पिछड़ेपन के लिए ये जिम्मेदार नहीं है, इनका कोई सीधा हाथ नहीं है। तो ये विचार कहता है, रोल्स कहते हैं कि हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ, मेरा जवाब है हाँ, कि ऐसी स्थिति मौजूद रहते हुए संपन्नों को असीमित उन्नति के अवसर नहीं दिए जा सकते, जैसा कि नॉजिक कहेगा हकदारी के सिद्धांत, जैसा कि स्वेच्छा तंत्रवादी कहेंगे कि मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, कुतुब मीनार पे घर बनवाऊँ, बीच सड़क बिस्तर लगवाऊँ, मेरी मर्जी। समाज में जो जिसने जो धन कमाया है, जो संपत्ति अर्जित की है, अपने बल से, सोशल से, बुद्धि बल, बाहुबल, किसी भी तरीके से अर्जित की है, उसे हक है अपनी क्षमताओं के अनुसार करने का। तो रोल्स कहते हैं ना 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 ना, उनको असीमित का अधिकार नहीं दूंगा मैं, ऐसे तो समाज में गड्ढा गहरा होता चला जाएगा। तर्क है, ऐसी स्थिति मौजूद रहते हुए संपन्नों को असीमित उन्नति के अवसर नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि हम सब सामाजिक बेल या सामाजिक चैन की तरह हैं। यदि एक कड़ी को बहुत मजबूत करने का अवसर भी आपने दे दिया और एक कड़ी बहुत कमजोर रहेगी, तो भी वो समाज टूटेगी। यही तो रोज कहना और समझाना चाहते हैं। समझ में आया आपको? कोई चैन अपनी सबसे कमजोर कड़ी किसका कहता है? ऑलराइट, सवाल आ सकता है क्या किताबें किताबें ज्यादा पहले करना ही क्योंकि ये तो न्याय सिद्धांत दिया प्रश्न से लगने का यहाँ पे
मुझे उनकी उनपर आरोप क्या लगे? बेटा उन पर आरोप सबसे पहला तो ये लगा कि तुमने कर्मठ व्यक्ति को दबाने का काम किया। ये लोग कल्याण के नाम पर गरीब पिछड़े और वंचितों को उत्थान के नाम पर जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं उनको सूचित कर दिया। अर्थात आप एक लोक कल्याणकारी राज्य या लोक कल्याणकारी नारे के बहाने उदारवाद के समर्थक हो, पूंजीवाद को बढ़ावा देते। आप किसके प्रवक्ता हो? आप लोक कल्याण के नाम पर पूंजीवाद को उदारवाद को बढ़ावा देने वाले छद्म व्यक्ति इन पर आरोप लगाए। तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने अपने अपने विचार को बहुत स्पष्ट किया कि संस्कृत में है तो फेयरनेस नहीं कह रहा, चित्रण इस्तेमाल कर, मैं तो ये कह रहा हूँ या फेयर अपना लो तो शुद्ध रूप से उनके न्याय का विचार शुरू होता है यहाँ से और यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे चरम स्तर में पहुंच गया। बड़ा शानदार सारी किताबों का प्रश्न बनते हैं। मैंने पृष्ठभूमि की बात की थी तो पृष्ठभूमि को भी मैंने लिख दिया है जो उसका सिद्धांत हमारे पास आगे बढ़ता है पृष्ठभूमि में असल में व्यवहारवादी चरम उत्कर्ष के साथ ही राजनीति के क्षेत्र से महान सिद्धांत अपने ये खाना मेरे लिए उपयोगी है तो फ्यूचर में गलत है। अब ऐसे तो हर व्यक्ति को अपनी पूरा नहीं करेगा, दूसरा व्यक्ति उपयोग करने के लिए और इन्होंने तो उपयोग करने के लिए दिया तो आगे बढ़ने ठीक है। और फिर ये उपयोग कर रहा है समझौता वाली प्रणाली को इस्तेमाल किया। ये आपको ध्यान रखना है, कोई पूछ ले कि इस पर किसका प्रभाव पड़ा तो आप सीधा कहेंगे लॉक, रूसो और कांट का। असल में तो इसका सिद्धांत उपयोगितावाद को बर्बाद करने या उसकी अतिवाद को समाप्त करने के लिए उस पर एक हथौड़े की तरह आया था। इनका जवाब
बेंथम की जवाब देने के लिए गढ़ा गया था, उपयोगितावाद को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आ ही गई है कि सर इन पर प्रभाव किस किस का पड़ा, तो फिर मैं आपको बताता चलूं कि इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव तो पड़ा कांट का और जॉन लॉक का। हाँ, ये वही जॉन लॉक है जो समझौतावादी आपने पढ़े ना, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो इसमें जॉन लॉक का इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसे उदारवाद का जनक कहते हो। कैसे और किन किन बातों में? देखो, लॉक से इसने क्या सीखा? जॉन रॉल्स ने अपनी बात बताने के लिए अज्ञानता का पर्दा शब्द इस्तेमाल किया है। वो कहता है एक एविल ऑफ इग्नोरेंस होता है, एक अज्ञानता का पर्दा होता है। यह अज्ञानता का पर्दा क्या है, थोड़ी देर बाद स्पष्ट करूंगा, बार बार दोहरान नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसा है कि व्यक्ति समझौता करते हैं ना, तो वो एक अच्छा निष्पक्ष समझौता जब कर पाएंगे। आप लोग 5 आदमी हो, आप 5 में से ये तगड़ा पावरफुल है, इसके पास पैसा है, ये जाति में ऊंचा है, अगर आप लोगों को अपनी जाति और इन चीज़ों का अगर पता हो जाए तो आप में घमंड आएगा कि नहीं आएगा? आप विशेष सुविधाओं की मांग करोगे, यस और नो, कि यार आई एम द बेस्ट। लेकिन वो कहता है कि इस विशेषता को जानने तक ये लोग अज्ञान हैं, इनको नहीं पता कि हमारी विशेषताएं, हमारे कौशल, हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति, जाति, धर्म, वर्ग क्या है, इनको कोई ज्ञान नहीं। ये काल्पनिक स्थिति उन्होंने किससे ली? ये ली लॉक के टैबुला रासा से, जिसे कोरी स्लेट, जहाँ पे जॉन लॉक जब समझौता करवाते हैं, सामाजिक समझौता, तो उसमें वो एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं जानता, विवेकी है पर भोला है, स्वार्थी नहीं है। उससे उधार लिया, उसका टैबुला रासा ही इसका अज्ञानता का पर्दा बन गया। ठीक है। अधिकांश लोग अपनी योग्यता, हुनर से अनजान है, इसलिए एक स्तर पर हैं। उन्हें अपने लिंग, नस्ल, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये नस्ल इस तरह लिखा जाएगा, धार्मिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। नहीं तो स्वार्थ आ जाता ना, अहंकार आ जाता, समझौता करते ही नहीं, बोल हट मैं तेरे से तगड़ा हूं, आया बड़ा। लोक की एक प्राकृतिक स्थिति, रोल्स की जो मूल स्थिति थी ना, उसी से प्रेरित है। जॉन रोल्स की मूल स्थिति जो है वो जॉन लॉक की प्राकृतिक स्थिति से प्रेरित है। अब लॉक की जो प्राकृतिक स्थिति थी उसमें अज्ञानता का पर्दा उस प्राकृतिक स्थिति में अज्ञानता का पर्दा और विवेकशील वार्ताकार होते हैं। अज्ञानता का पर्दा तो किस लिए? व्यक्ति अज्ञान है अपनी खासियतों के बारे में, जिस पर उसे अहंकार आ जाए ऐसी संभावना तो बनती है, तो उसके बारे में अज्ञान है, पर उसे थोड़ी सी समझ है। कैसी समझ है? आप कहोगे गुरुजी जब वो अज्ञान है उसे किसी चीज की समझ ही आप कह रहे हो। नहीं है बेटा, किसी चीज की नहीं, विशेषता, क्षमता, इच्छा, इतिहास, अपने अतीत, जाति, धर्म, ये वो बिंदु है जिन पर आदमी गर्व करता है, विशेष मानता है खुद को। इनके बारे में तो उसने अज्ञान मान लिया, पर थोड़ी समझ है किसकी? कि मेरा जीवन अच्छा कैसे हो, मेरा जीवन अच्छा कैसे हो, हम शांतिपूर्ण कैसे रहें, इसलिए हमें समझौता करना चाहिए। तो बेसिक समझ है उसे अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान की, इसीलिए वो विवेकशील वार्ताकार कल्पना करता है। ये सारी चीजें उसने किसने? जॉन रोल्स पर प्रभाव पड़ा था लोक का। दूसरा, कांट से उसने क्या लिया? कांट ने नैतिकता और व्यक्ति की गरिमा का विचार स्थापित किया, ये आप सब लोग जानते हैं। इसलिए कांट कहता है कि व्यक्ति स्वयं में एक साध्य है। ठीक है, व्यक्ति ही हर चीज का पैरामीटर है, कांट की विचारधारा, पर वो कांट को नैतिक मानता है। ये विचार उधार ले लिया जॉन रोल्स ने। इसने भी व्यक्ति के कल्याण को केंद्र में रखा, राज्य या बाद की चीज है, पहले व्यक्ति। कि यदि व्यक्ति पिछड़ा रह गया, व्यक्ति गरीब रह गया, तो काय का न्याय? इसलिए व्यक्ति के बारे में कांट की बेसिक मान्यता क्या है? कि व्यक्ति कैसा है? बेसिक मान्यता है नैतिक है और उदारवादी है, ऐसा कांट कहते हैं। इसलिए जॉन रोल्स व्यक्ति को विवेकशील मानता है। पर कैसा विवेकशील? ये कहता है कि बौद्धिक विवेकशील है। एक डेविड ह्यूम नाम का विद्वान था जिससे कांट प्रभावित हुआ। डेविड ह्यूम जो है, डेविड ह्यूम व्यक्ति को बौद्धिक विवेकशील नहीं मानता, वो क्या मानता है? भावनात्मक विवेकशील। कि व्यक्ति अपने निर्णय या व्यक्ति अपने सब कुछ जो भी डिसीजन लेता है वो भावनाओं से लेता है, ऐसा वो कहते थे। पर थोड़ा बदलाव कर दिया। कांट का जो नैतिक व्यक्ति है, नैतिकता के आधार पर समझदार है,
वो यहाँ वास्तव में तार्किक आधार पर समझदार बना देगा। बस इतना बदलाव है। इसलिए रोल्स कहने लगा कि अधिकार शुभ से पहले हैं। किसका कथन है? जॉन रोल्स का। क्यों? क्योंकि अधिकार होते हैं व्यक्तियों के, और व्यक्ति को हमें पहले प्राथमिकता देनी है। कोई चीज़ समाज या राज्य के लिए अच्छी शुभ है नहीं है, इस पर बाद में जाएंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि अधिकार शुभ से पहले हैं। तो अधिकारों की स्थापना करते ही ये क्लियर हो रहा है कि वो व्यक्ति को पहले मान रहा है। फिर कहता है आत्मन साध्य से पहले है, अर्थात परिणाम क्या होगा मुझे आई डोंट केयर, मैं तो व्यक्ति को पहले ही देख कर चलता हूँ। सेल्फ पहले, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, अर्थात पहले व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित करो, बाकी बाद की बातें हैं। ये मूल रूप से किसके विचार हैं? कांट के हैं, जो कि हमारे जॉन रोल्स ने ले लिए। रोल्स का न्याय विचार क्या कहता है और कैसा है? रोल्स खूबसूरती से तात्विक न्याय तथा वितरणात्मक न्याय को मिला देता है। यह मैंने तात्विक न्याय जिसका नाम लिया ना, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक। अब जो बच्चे पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सुन लें। इससे पहले हमने न्याय को 2 भागों में बांटकर समझाया था। ये न्याय पर 6ठा लेक्चर है मेरा। जब अरस्तु को आप समझते हैं तो 2 प्रश्न मूलभूत न्याय की दुनिया में होते हैं। पहला तो वितरण कैसे किया जाए, किसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, उसका आधार क्या हो, ये होता है। इसको कहते हैं वितरणात्मक न्याय। दूसरा है कि उस वितरण की प्रक्रिया क्या हो। एक कहता है कि वितरण जस्टिफाई होना चाहिए, वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरा कहता है धड़ा कि वितरण तो अपने आप सही हो जाएगा यदि प्रक्रिया सही है। तो ये उसके मूल आत्मा पर कोर पार्ट को बताते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान की बात करने वाले तात्विक कहलाते हैं। सब्सटैंटिव जस्टिस कहते हैं ना कि यार इसने तो दम की बात कह दी, मजेदार बात कह दी, केंद्रीय तत्व बता दिया इसने। तो ये, और दूसरा है वितरणात्मक। ये दोनों को ही मिला देता है हमारा विचारक। इसने सामाजिक समझौते के आधार में क्या किया? उदारवादी व्यक्तिवाद को मिला दिया सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कब स्थापित की? पुनर्वितरण करके इसने दोनों को मिला दिया। कहने का मतलब एक तरफ तो इसने क्या किया, यहां पे इसने प्रक्रिया को अपनाया, एक शुद्ध प्रक्रिया। ये लो, प्रक्रिया को अच्छा रखे, प्रक्रिया को निष्पक्ष बना के, है ना। और दूसरा वितरण भी उसने पुनः कर दिया। प्रक्रिया पर ध्यान भी दे रहा है, पुनर्वितरण को भी। तो इसने दोनों को मिला दिया एक साथ। ये कथन कारण में सवाल आ सकता है, इस बात को आप ध्यान देना। यहां से जो प्रश्न बन सकता है ना, वो कथन का प्रश्न बन सकता है, कथन व्याख्या। तो आपको समझना होगा, एक बार पढ़ के दोबारा देखें। दोनों को मिला दिया। अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा बोलूंगा तो अपना पूरा का पूरा लेक्चर रिपीट हो जाएगा। तात्विक न्याय और वितरणात्मक न्याय को समझना है तो अरस्तु को समझिए। अरस्तु में हमने अच्छे से पढ़ा रखा है। प्राथमिक ये कहता है, इनको मिलाकर ये कहता है कि न्याय की समस्या असल में प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की समस्या है। मानता हूं। आधार इसने कहां से शुरू किया कि भाई किसको क्या मिलना चाहिए। अब मैंने उससे पूछा कि यार प्राथमिक वस्तुओं की समस्या है, तो रोल्स कह रहे हैं हाँ गुरुजी प्राथमिक। तो मैंने कहा प्राथमिक वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो उसने कहा 2 प्रकार की। 2 प्रकार की। एक तो प्राथमिक वस्तुएं जो प्रकृति से मिलती हैं वो, और दूसरी प्राथमिक वस्तुएं वो हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं? समाज के द्वारा मिलती हैं। तो सामाजिक प्राकृतिक वस्तुएं और सामाजिक वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं। सामाजिक कौन कौन सी होती हैं? या फिर सबसे पहले हम प्रकृति की समझ लेते हैं। जैसे आप में बुद्धि कितनी है, उसमें बुद्धि कितनी है, आप इतने सुंदर, वो इतना सुंदर, आपका स्वास्थ्य ऐसा, उसका वैसा, ये प्रकृति देता है हमें। तो इनका वितरण जो है ना, ये प्रकृति पर ही छोड़ देते हैं। इसको हम पुनर्वितरित तो नहीं कर सकते। मैं तो यार कम सुंदर हूँ, मैं कम सुंदर हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर, ये बहुत सुंदर है, ये देखो यहाँ पे मान लो मयंक बैठा है, यहाँ पे अशोक जी बैठे हैं, ये तो बड़े सुंदर है। अब बोल मैं ये मांग करूं कि मेरा सुंदरता का पुनर्वितरण करो, ये तो संभव नहीं है ना। तो पुनर्वितरण किसका? प्राकृतिक वस्तुओं का नहीं किया जा सकता, सामाजिक वस्तुओं का, सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का पुनर्वितरण हो सकता है। सर सामाजिक कौन कौन सी? जैसे समाज में किसको क्या मिला? स्वतंत्रता, अधिकार, आय, संपदा, आत्मसम्मान, गरिमा, शक्तियां और अवसर, ये सब समाज द्वारा ही तो दी जाती हैं कि समाज में ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इन सब का पुनर्वितरण संभव है। तो रोल्स कितने प्रकार की वस्तुएं बताते हैं? 2 प्रकार की प्राथमिक वस्तुएं। कौन कौन सी?
कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और क्या आपको मज़े आ रहे हैं पढ़ने में, समझ आ रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, रिव्यू ज़रूर देना आपका। एक और बात, आपने अब से पहले भी पॉलिटिकल साइंस के पेपर दिए होंगे, आगे भी देंगे, उम्मीद करता हूँ, निश्चित दें। आप जरा अपनी तीसरी आंख खोलकर परीक्षण करना कि आपका मैटर का विस्तार, आपके समझने समझाने की शैली और आपका फ्लो कंटेंट का कितना शानदार तरीके से, यानी कि इस टॉपिक में आपको दुनिया में कोई दूसरी किताब या गाइड या किसी भी तरह की चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा मैंने मेहनत कोशिश की है। अब हुआ कि नहीं वो तो आप बताएंगे कमेंट करके। अब आते हैं कि भाई गुरुजी रोल्स ने सिद्धांत क्या क्या बताया था वो बता दो सीधा सीधा। देखो जी, इसको हमने कुछ बिंदुओं में यहाँ पे लिखा है ना। तो प्रक्रियात्मक न्याय की यात्रा में श्रेष्ठ प्रक्रिया नियम होने के बावजूद भी समाज में असमान और अन्यायपूर्ण स्थिति मौजूद हो सकती है। बोलो गुरुजी ऐसी हो सकती है ना? मैंने कहा भाई हो सकती है। फिर वो रोल्स कह रहा है तो फिर उसको दूर करने के लिए पुनर्वितरण करना चाहिए। मैंने कहा कैसे? बोलो सर देखो, हमने कर दिया, अनुच्छेद 14 बना दिया कि विधियों की समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। फिर भी बहुत सारी स्थिति ऐसी हो सकती है कि असमानता रह जाए। कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको विचारों को पीढ़ियों से दबाया गया है, उनको चाहे कितना भी कानून बराबर दे दे, आज की स्थिति में जब तक उनकी प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति या भरण नहीं किया जाएगा पुराने नुकसान का, तब तक वो मुख्य धारा में नहीं आ सकते। वो जो कानून बनाया है ना, वो भी बेअसर, अप्रभावी हो जाएगा। ऐसा रूल्स मानकर चलते हैं। आप भी मानते हैं क्या? यस और नो अंगूठा दिखा के थम्स अप कर सकते हो। हाँ, समाज में देखो ना, ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं। किसी को लिंग के आधार पर दबाया गया, किसी को ये कह दिया कि इसके कानों में ज्ञान की दो बात ना चली जाए, पिघला हुआ शीशा डाल दो इसके कान में, कहीं ज्ञान की बात चलेगी तो बत्ती ऑन हो जाएगी दिमाग की। यार कितना शोषण था उस वक्त। तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। न्याय केवल तभी बना रह सकता है जब समानता के किसी प्रकार की उल्लंघन को तार्किक ठहराया जा सके। जैसे जैसे इन लोगों को आगे उठाने के लिए यदि मैं कुछ अतिरिक्त उनको देना चाहूंगा तो उसका मुझे आधार देना पड़ेगा। देखो इनका इसलिए शोषण हुआ और मैं इसलिए इनको अतिरिक्त दे रहा हूं, तो ये न्याय उचित है, ये उसका उल्लंघन नहीं होगा। ऐसा कह के वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं न्याय की मशीनी परिभाषा को स्वीकार नहीं करता कि सब बराबर मेरी नज़र में ना, समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार यदि उचित आधार है तो कर सकते हो। जैसे नोजिक का जो हकदारी सिद्धांत है ना, उसमें आपको पता है समानता की बात करने की कोशिश की गई, लेकिन असल में वो स्वतंत्रता का पुजारी निकला। नोजिक ये कहता है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार स्वतंत्र छोड़ो, राज्य को केवल एक रखवाले की तरह रहना है, रात्रि प्रहरी राज्य की तरह, उसे करने दो अपनी क्षमताओं से। अरे दादा, ऐसे में तो आपने समानता का गला घोट दिया। ऐसे में तो जो सक्षम है वो बहुत ज़्यादा कर निकलेंगे, जो बेचारे किसी कारणवश उनके पास अवसर नहीं है, सुविधाएं नहीं, वो तो पिछड़ जाएंगे। लॉजिक ठीक नहीं किया आपने समानता के लिए। यही बात तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। इसके सबक के रूप में जॉन रॉल्स व्यक्तियों के स्वार्थ की समझ आधार पर ही पर्दा डाल देता है। वो कहता है कि चलो इनको पर्दे के अंदर रखो, नहीं तो ये स्वार्थी हो जाएंगे। अतः समाज के लोग जान ही नहीं पाएंगे कि विशेष
को पाने की कोई निश्चित कानून उपलब्ध नहीं है। और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, जो कि वो अपने सिद्धांत को अंत में बताएगा, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय जहां निष्पक्ष नतीजे का कोई स्वतंत्र आधार मौजूद नहीं होता, लेकिन निष्पक्ष विधि या कानून या प्रक्रियाएं अवश्य बताई गई हैं, तो उसे वो कहता है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 क्या करता है कि निष्पक्ष नतीजे का कोई स्वतंत्र आधार तो नहीं है, कोई स्वतंत्र आधार, कोई अलग से कानून नहीं, पर हां समाज में पिछड़ापन है, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। कुछ निश्चित आवश्यक परिस्थितियां जहां निष्पक्ष समझौता संभव हो सके, उनको या उसी को वह मूल संरचना कहता है। एक टर्म आता है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, तो मैंने पूछा रोल्स बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, तो वो कहते हैं कि सर कुछ निश्चित आवश्यक परिस्थिति जहां निष्पक्ष समझौता संभव हो सके, वही मूल संरचना है। यार निष्पक्ष समझौता कहां संभव होगा? जहां समझौता करने वाले दोनों अहंकारी नहीं हो, वही तो होगा ना। जहां समझौते करने वालों को उनकी विशेषता के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, ताकि वो अहम कर सके। सही है, रोल्स कहता है कि इसे समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में भावुक नहीं बल्कि समझदार होकर सोचने की जरूरत पड़ती है। अतः नैतिकता के बजाय हमेशा हमें विवेकशीलता या बुद्धिमानी को अपनाना चाहिए किसी भी समझौता करते वक्त। वो कहता है कि समाज में कोई भी समझौता जब होता है जब आपस में सहयोग की चेष्टा हो, आपस में कोऑपरेटिव, ध्यान दें, आपस में कोऑपरेटिव वेंचर करने का भाव है ना, तो हो सकता है। मैं मेरे ससुराल गया, उनको, वो लोग ढाणी में रहते हैं, तो ढाणी में मतलब उनका थोड़ा सा दरवाजा, वो जो चार दीवारी लगी हुई है, वो थोड़ा ऐसे घूम रही है, एक तरफ से राउंड हो रखी है। तो मैंने कहा ये चार दीवारी आपका इस तरह क्यों है? तो बताया गया कि यहाँ जो सड़क निकल रही थी, तो सड़क को ठीक से चौड़ाई बनी रहे, उसके लिए हमने अपना घर पीछे कर लिया, कोई बात नहीं। तो देखो, सामाजिक समझौता जब होता है जब लोगों के करने की इच्छा होती है। अगर आपस में सहयोगी भाव या कोऑपरेटिव वेंचर करने की इच्छा ही नहीं है ना, तो कोई सामाजिक समझौता नहीं होगा। पहला तो वो कहते हैं कि भावना हो, बोले नहीं, भाव की जरूरत नहीं है, बुद्धिमानी आधार हो और कोऑपरेटिव चेष्टा, ये दो चीज बहुत जरूरी है। होता है कि नहीं होता है? अरे बोले सर, मैंने कहा यार चलो एग्रीमेंट कर लेते किसी बात का, तो उसने कहा कि एग्रीमेंट क्या, आप निभाओगे तो बिना एग्रीमेंट भी निभा दोगे। अगर हमारे साथ चलेगा, कोऑपरेटिव वेंचर की इच्छा है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सही है ना, क्लियर? किसी ने मुझे कहा कि सर अपन मिलके एक कोचिंग खोल लेते हैं और बहुत नियम स्पष्ट रखेंगे, ये वो ट्रांसपेरेंसी से। मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा भाई कोऑपरेटिव वेंचर का भाव है तो किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक बच्चा इसी को देसी भाषा में कह रहा था कि सर हमारी पत्नी बोले रुकेगी तो 2 फेरों में भी रुक जाएगी, नहीं रुकने वाली तो 7 फेरों में भी नहीं रुकेगी, है ना? होता है। सिद्धांत के अलग अलग नाम दिए उसने अपने सिद्धांत के। क्या क्या कहा उसने? प्रक्रियात्मक न्याय प्लस तात्विक न्याय को मिला दिया, इसलिए खुद उसको एक नाम देता है, खुद लिया उसने नाम, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। स्पष्टतः वह किसका समर्थक है? वो पूंजीवाद का नहीं, क्योंकि शुद्ध प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा है, तो वो कल्याण की बात करने की बात करेगा। कल्याणकारी राज्य का प्रबल समर्थक मुझे तो नजर आ रहा है। ठीक है। न्याय का अनुबंध मूलक और सामाजिक समझौता सिद्धांत भी इसी के सिद्धांत का नाम है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं जॉन रोल्स के सिद्धांत को। निष्पक्षता या उचितता के रूप में न्याय भी इसका एक नाम है। विभेदों का न्याय सिद्धांत भी इसका एक नाम है। क्यों है? क्योंकि भेद करता है, जो पिछड़ा है उसको थोड़ा ज्यादा बर्गर देने की बात करता है। ये क्षतिपूर्ति की बात करता है कि ये जो भूखा बैठा है ना मुंह लटका, इसको मैं थोड़ा पहले अतिरिक्त दे देता हूं ताकि ये मूल धारा में आ जाए, मुख्य धारा में अन्यों की बराबरी कर सके, फिर समझौता करेंगे। उदाहरण दिया था ना मैंने, इसलिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। इतने सारे नाम उसके सिद्धांत के उसने दिए हैं। अब बहुत सारे टर्मोलॉजी उसने यहाँ पे यूज की है, और टर्मोलॉजी में जैसे वो कहता है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था कि एक मूल स्थिति तो मौजूद होनी चाहिए। यही न्याय का प्राथमिक विषय है कि मूल स्थिति है, इसलिए हम समझौता करके आगे बढ़ेंगे। दूसरी शब्दावली उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन,
ओरिजिनल पोजीशन, इस मूल स्थिति में व्यक्ति कैसा कैसा होता है उसकी बात हमने आपको बताई। तीसरा है लेक्सिकल प्रियोरिटी, कि जो उसने मूल स्थिति में विवेकशील वार्ताकार और अज्ञानता के पर्दे की बात की, उसके बाद उनमें समझौता करवाएगा और समझौते में 2 नियम देगा। इन नियमों में से हम किसे पहले माने किसे बाद में माने, तो वो प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है, तो इसी को उसने कहा है विशेष पूर्वता क्रम, लेक्सिकल प्रियोरिटी। मैक्सिमन, वो कहता है मैक्सिमाइन का नियम क्या है, वो कहता है कि समझौता जब बढ़िया, न्याय का मेरे नियम जब बढ़िया, जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी अधिकतम मिले, सबके बराबर अवसर मिले, तब इसी को उसने कहा है मैक्सिमम का। और ओवरलैपिंग कॉन्शियसनेस क्या है, अतिवादी सहमति, कहता है कि हर व्यक्ति इनका पालन करेगा, यही अतिवादी सहमति है। क्यों करेगा, क्योंकि उनको अहम की जानकारी ही नहीं है। घमंड करे तो किस पे करे, ईर्ष्या का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, फिर आता है रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, अर्थात विमर्शी समन्वय। ये आपस में समझौता समाज में कब तक बना रहेगा, न्याय कब तक चलेगा, तो वो कहता है कि विवेक या बुद्धि के आधार पर खुलापन होना चाहिए और आपसी विमर्श के जरिए ये आगे बढ़ता रहेगा। ये एविल ऑफ इग्नोरेंस है, जिसे आप अज्ञानता का पर्दा कहते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ऐसे ही है विवेकशील वार्ताकार या रैशनल एजेंट, कि उसे समझ है मनोविज्ञान की, उसे समझ है आर्थिकी की, वो समझदार है थोड़ा सा कि मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, न्याय की समझ रखता है, इसलिए वो रैशनल है, तार्किक है, विवेकशील है। ठीक है, वो अज्ञानता के पर्दे के पीछे है क्योंकि उसे अनजान है वो अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, कि मैं किस जाति का हूँ, मैं पिछड़ा हूँ या अगड़ा हूँ, मैं किस वर्ग का हूँ, मेरा इतिहास क्या है, मेरे अंदर कितना बल है, मेरे घर में मेरा बापू थानेदार है क्या, मेरे घर में इतनी चीज़ें हैं, इनके बारे में उसे अज्ञान कर दिया, ताकि वो समझौते की दरी पर आकर बैठ सके, घमंड नहीं हो, अन्यों के प्रति ईर्ष्या नहीं जगे। इसके लिए कहते हैं अज्ञानता का पर्दा। जस्टिस एज फेयरनेस का मतलब है कि यदि शुद्ध प्रक्रिया को अपनाया गया इस तरह, जिसमें प्रक्रिया ऐसी बनाई जाए, नियम ऐसे बनाए जाएं जहां हीनतम को अधिकतम मिलने की संभावना हो, तो तभी एक फेयर जस्टिस स्थापित हो सकती है। ये सारी शब्दावली जॉन रॉल्स की है। जॉन रॉल्स की आलोचना भी हम यहाँ पे कुछ कर देते हैं। किसने क्या क्या आलोचना यहाँ पे की है, देखो, समतावादी जॉन रॉल्स खुद हैं। समतावादी में एक आता है सीबी मैकफर्सन। तो समतावादियों में समतावादी मैकफर्सन कहते हैं, उनकी किताब आई थी 1973 में, लिखी थी, इनके तुरंत बाद ही लिखी थी उन्होंने। उस पुस्तक का नाम था डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे इन रिट्रेवल। उसमें उन्होंने इनको उदार लोकतांत्रिक कल्याणकारी पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला प्रवक्ता कहा है। स्टार लगा लेना इस बात पे। सीधा सीधा प्रश्न आता है, किसने जॉन रॉल्स को पूंजीवाद को या उदार पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने वाला प्रवक्ता कहा है? मार्क्सवादी कहते हैं कि रॉल्स पूंजीवाद का समर्थक है। इसी तरह स्वेच्छातंत्रवादी भी इन पर आरोप लगाते हैं कि समानता पर अधिक जोर देकर तुमने नालायक मेरी स्वतंत्रता का गला घोट दिया। रॉबर्ट नॉजिक जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे आगे, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नामक किताब लाएंगे और उसमें कहेंगे कि तुमने व्यक्ति को समानता के नाम पर उनकी स्वतंत्रता का हनन कर दिया। कैसे स्वीकार कर लें ये सब हम? समुदायवादी। अब भाई समुदायवादी कौन है? मैकेंटायर, सैंडेल, वालजार जैसे लोग, वो कहेंगे भाई रोल्स आप सामान्य शुभ को नहीं अपनाते, आप तो जो सबके लिए ठीक है उसको नहीं अपनाते। आप तो असल में किसको अपनाते हो? आप असल में अपना रहे हो जिसमें केवल एक व्यक्ति का हित होता है, उसको अपना रहे हो। थॉमस पोगे एक विचारक जिसने बिल्कुल अलग टर्म दिया, वैश्विक न्याय। वो कहते हैं कि रोल्स वैश्विक न्याय में इस भेदमूलक सिद्धांत को लागू नहीं कर पाए। मुझे भी तो बताएं, मैं मेरे वैश्विक न्याय में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ कि पूरे विश्व में न्याय की स्थापना हो। तो वहाँ वैश्विक स्तर पर जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए रोल्स क्या कर सकता है? रोल्स का सिद्धांत, यार एक बात बताओ, कोई वैश्विक सरकार ही नहीं है, कोई विश्व राज्य ही नहीं है, थॉमस पोगे कैसे स्थापित होगा बताओ जरा? पावली बातें करते हैं। अमर्त्य सेन की बात, वो कहते हैं कि सिर्फ वितरण को पुनः करने की प्रक्रिया सुधारने से कुछ नहीं होगा। अमर्त्य सेन भारतीय मूल के अमेरिकी, वो कहते हैं जॉन रॉल्स सुन लो, आप केवल वितरण को पुनः करके
प्रक्रिया को सुधार के या वितरण को पुनः कर रहे हो? कुछ नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों? तो कहते हैं जितेंद्र जी, जब तक क्षमता निर्माण नहीं करते तब तक नहीं होगा। मैंने कहा उदाहरण? वो कहते हैं देखो, इसी गरीब को आपने 100 रुपए दे दिए, है ना, संसाधनों का वितरण कर दिया। हो सकता है आपने, अब वो एक आदमी उस 100 रुपए का कहीं इस्तेमाल करेगा, दूसरा कहीं करेगा, तीसरा कहीं करेगा। असल में आप उसकी क्षमता को निर्माण करो ताकि वो 100 रुपए खुद पैदा कर ले। उसको देने की जरूरत नहीं है। आप उसको ऐसा बनाओ कि वो उस 100 रुपए से मछली खरीद के लाए, फिर उसको बेचकर और पैसा कमा सके। क्षमता संवर्धन, ये क्षमता शब्द को चिपका दो भैया फेविकोल से। अमर्त्य सेन जी कहते हैं क्षमता निर्माण की बात करके, और ये आलोचना करते हैं उनकी। अब आप कहेंगे सर इस तरह एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम करते हुए हमें तो पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ना है, पढ़ना है। तो ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ये हमारा एप्लीकेशन है। इस पर आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। आप शायद इस लेक्चर को कुछ बच्चे एप्लीकेशन वाले भी देख रहे हैं, बाकी यूट्यूब पर भी आप लोग देखेंगे। इस एप्लीकेशन को चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं। इस एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, केवल RS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसके साथ साथ UPSC का GS2 और ऑप्शनल वो भी है, ध्यान से समझिएगा। UPSC का UPSC ऑप्शनल, ये पहले का लिखा हुआ था इसलिए इस पे छपा नहीं, और GS2 मेंस में 2 पेपर होते हैं। ये है कॉलेज प्रोफेसर है, UGC नेट है, फर्स्ट ग्रेड PGT और SST सेकंड ग्रेड और TGT। इन सभी कोर्सेज को आप ले सकते हैं। साथ में आपको खासियत ये रहेगी इनमें कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, टॉपिक टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट की व्यवस्था भी है, मॉक इंटरव्यूज और RS थर्ड पेपर। अगर आप राजस्थान के हैं तो RS थर्ड पेपर में आता है लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, IR और एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीज़ें, उसका भी यहाँ पे संपूर्ण मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि कोई गलती ना हो, इसका मतलब है जीरो टॉलरेंस, ना नोट्स में, ना क्लास में, ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, कहीं कोई 0%। इसका अर्थ ये जाएगा कि आप यदि हमारे साथ गाइडेंस ले रहे हैं तो आपको अन्यत्र किताबें पढ़िए जरूर, पर जरूरत नहीं है, नौकरी लगने के लिए सफिशिएंट मैटर है, भटकने की जरूरत नहीं है। जीरो टॉलरेंस समग्र स्टडी है। कहने का तात्पर्य आपका PT से लेकर आपका मेंस, आपके इंटरव्यू, आपकी समग्र तैयारी विषय की यहाँ होती है। और हमारा सपोर्ट यानी मेरा, जितेंद्र यादव का सपोर्ट आपको बना रहता है हमेशा। निश्चिंत होकर आप चीज़ करिए। तो अब वापस मैं आता हूँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इन चीज़ों को मैंने साथ साथ आपको बताता हुआ चला हूँ। फिर भी एक बार मैं स्टार लगा देता हूँ, आप कहें तो आपकी सुविधा के लिए, कि कहाँ से प्रश्न आए। ऐसे किसी टॉपिक को बांटकर आपको पढ़ना है, ठीक है। मूल विचार क्या है यहाँ से, ये महत्वपूर्ण है, इसको समझना है ज़रूर। इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इसके समतावाद के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसी के साथ साथ उदार समतावादी जॉन रॉल्स का जो थ्योरी है वो क्यों आई, उन्होंने क्यों दिया, कथन कारण वाले प्रश्नों पर यहाँ से सवाल बन सकता है। इस बड़ा सटीकता के साथ हमने बताई। उसकी किताबों पर प्रश्न बनेगा ही बनेगा, किताबों को सुमेलित करवाएंगे, सवाल बनेगा। पृष्ठभूमि कब दी थी, कैसी दी थी, वहाँ से कथन आ सकता है, कथन में एक तथ्य जोड़ सकते हैं, तो पृष्ठभूमि भी याद रखनी है। रॉल्स ने बड़े स्पष्ट शब्दों में घोषणा जो करी थी कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। किसने कहा? जॉन रॉल्स ने। ये दोनों कथन फर्स्ट ग्रेड में, UGC नेट जैसे एग्जामों में, यहाँ तक कि सेकंड ग्रेड SST में भी पूछे जा सकते हैं। रॉल्स पर किस किस का प्रभाव पड़ा, इनमें से इनका प्रभाव पड़ा, अब किसका क्या प्रभाव पड़ा, या रॉल्स ने जॉन लॉक से क्या लिया क्या नहीं लिया, समझिएगा। जॉन कांट से उन्होंने क्या लिया, इसको भी मान्यता, नैतिक और उदारवादी उसने लिया। व्यक्ति स्वयं में साध है, ये बात ली। ये कथन किसका है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। अधिकार शुभ से पहले है, आत्मन साध्य से पहले है, किसका कथन है। रॉल्स का न्याय विचार असल में इसकी अभिव्यक्ति है, प्रक्रिया और पुनर्वितरण दोनों को मिला देता है। यह प्रक्रियात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय का सम्मिलित रूप है। कथन A और कथन B बहुत महत्वपूर्ण और स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसको ठीक से समझना है।
प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की समस्या रोल्स इसको बताता है या फिर द्वितीयक वस्तुओं की। तो प्राथमिक वस्तुएं कौन सी होती हैं और कौन सी सामाजिक प्राथमिक हैं तथा कौन सी प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं हैं, सवाल यहां से भी बन सकता है। रोल्स के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो रोल्स के सिद्धांत असल में पुनर्वितरण का सूत्र है। रोल्स का ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। ये है रोल्स के, वो असल में रोल्स जो तर्क देता है कि अज्ञान क्यों रखना है उसे, ताकि वो भेदभाव ना कर पाए। विवेक किस किस चीज का, रोल्स का वार्ताकार विवेकी है तो किस चीज की समझ है उसे, इसकी। और बोले किस चीज की समस्या नहीं, किस चीज की समझ नहीं है, बोले सर इस चीज की, इस चीज की समझ नहीं है और इसकी समझ है। समझेंगे आगे, वो समझौते की तरफ बढ़ाता है, आपको समझौते की तरफ बढ़ाता है। तो रोल्स का प्रथम नियम क्या है, ये प्रथम नियम है, ये द्वितीय नियम है। रोल्स की प्राथमिकता का क्रम क्या है, तो सबसे पहले ये प्राथमिक का क्रम, सबसे पहले नियम ए, फिर नियम 2B, उसके बाद 2A, ये प्राथमिकता है उसका। ये है उसका पूरा जो टॉपिक है ना, टाइटल कि रोल्स के न्याय नियम, ये दो हैं वो जिनके लिए अब तक के पूरा प्रपंच मैंने रचा। ठीक है, रोल्स की न्याय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सवाल आ सकता है। निम्न में से रोल्स की न्याय कौन सा प्रकार स्वीकार नहीं करता है, सवाल आ सकता है। मेंस में आप इस तरह से सवाल पाते हैं, देख लेंगे इनको। ये पूर्ण प्रक्रिया, शुद्ध प्रक्रिया, या सारे प्रकार यहाँ पे दे दिए हैं मैंने। ठीक है, सिद्धांत के विभिन्न नाम क्या क्या हैं, ये नाम यहाँ से भी महत्वपूर्ण है प्रश्न। विभिन्न शब्दावलियाँ, निम्न में से कौन सी शब्दावली किससे संबंधित है, यहाँ पे दिया गया है। रोल्स की आलोचना में सीबी मैकफर्सन ने क्या कहा है, ये सारे बिंदु महत्वपूर्ण है कि रोल्स की आलोचना और उनके बिंदुओं को सुमेलित करो, ऐसा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इज इट क्लियर? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले मतलब ये टॉपिक का एंड करता हूँ। आप पूछेंगे सर आप कौन हैं, तो मैं हूँ आपका गुरुजी, बस इतना ही काफ़ी। मैं हूँ जितेंद्र यादव, जितेंद्र यादव। और हमारे जो ये नंबर हैं, ये नंबर एप्लीकेशन के भी नंबर यही हैं। आपकी क्यूरी के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कहीं भी कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो लोक सेवा इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है, लोक सेवा इंस्टीट्यूट, लोक सेवा इंस्टीट्यूट, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मज़ेदार तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले टॉपिक, यानी अगला हमारा 7वां लेक्चर होगा इस पर, जो कि अंतिम होगा। उसमें हम बात करेंगे समसामयिक बचे हुए राइटर्स जिन्होंने क्या कहा न्याय के बारे में।